हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। 8th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन चैप्टर देखेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मैंने इस चैप्टर को इसलिए लिया है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमारी क्लास 8th के साथ साथ हमारी क्लास 10th में भी सेम चैप्टर है। तो इसकी नॉलेज होना, इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में से, तो वो लिया है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन कौन से होते हैं, हमारे कौन करते हैं? जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर हम बोल सकते हैं बाइनरी फिजन यानी कि अमीबा। अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन करता है। कैसे? कि जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है हमारा। और ये क्या काम करता है? इसकी जो सिंगल सेल्ड होती है वही लेते हैं। ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है और ये अमीबा है और ये सिंगल सेल्ड होती है। ठीक है। और ये जो हो इसमें क्या होता है, जो ये वाले पोर्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये इससे मूवमेंट करता है। जो मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं सूडोपीडिया। न्यूक्लियस है सेंटर में और ये अपने सूडोपीडिया के थ्रू क्या काम करता है? मूवमेंट करने का काम करता है। ये अपने सूडोपीडिया के थ्रू क्या करता है? मूवमेंट करने का काम करता है। अब ये क्या करता है, जो सिंगल सेल्ड होती है ये इनटेक ऑफ भोजन करती है। ठीक है। और भोजन करने की, जब ये इनटेक करने के बाद भोजन जब लेती रहती है तो ये क्या करता है, ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर मतलब दो न्यूक्लियस आ जाते हैं। फिर ये क्या काम करता है, यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है अपने आप को, यानी कि अपने में से ही ये अपना इंडिविजुअल बना देता है। अपने में से ही अपनी सेल्स को तोड़ देता है। तो ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ से ब्रेक होके ये हाफ हिस्सा ऐसे बन जाएगा और दूसरा हिस्सा कैसे बन जाएगा आपका? ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 1 से 2 बन जाते हैं, यानी कि 1 से अपने वो ब्रेक डाउन करके अपनी सेल्स को 2 अपने इंडिविजुअल बना देता है। ठीक है। तो यानी कि 2 डॉटर सेल बना देता है अपने। क्लियर है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 10th के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इस टॉपिक को और ये चैप्टर जो है और ये जो बाइनरी फिजन है काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 के लिए। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें जो मेंस्ट्रुएशन डिफाइन करने के लिए है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन आपको पता ही है। जब पुबर्टी की एज आती है गर्ल्स की, तो उस टाइम पे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। गर्ल्स होती हैं वो अडल्ट एज में, जो चाइल्डहुड से अडल्ट एज में आती हैं, तो उस कंडीशन में जो गर्ल्स होती हैं उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये पीरियड साइकिल्स होती है एवरी 28 डेज बाद ये क्या होती है, रिपीट होती है। और इस साइकिल में क्या होता है, कितने बार? 28 डेज़ की साइकिल होती है ये। ठीक है। यानी कि 28 डेज़ के बाद ये साइकिल आती है फिर से, और 4 to 5 डेज़, 4 to 5 चलते रहते हैं। और यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये किस एज में आता है आपका? 11 to 14 तक एज में आ जाता है। क्लियर है बात? उसके बाद इसके साथ साथ जो तीसरा क्वेश्चन है आपका वो भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। द ऑर्गन वेयर द स्पर्म आर प्रोड्यूस। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा ऑर्गन है जहाँ से जो स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि जो क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। तो जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? उसके बाद 4th क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी और 8th के लिए भी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्या? तो देखिए, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल यानी कि जो बॉडी के अंदर, यानी कि जो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो माँ के गर्भ में होता है।
ठीक है, इंटरनल होता है, और एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर होता है। ठीक है, अब बाहर कैसे होगा, अंदर कौन करते हैं, तो आपने फ्रॉग सुना होगा, फ्रॉग। तो जो फ्रॉग होता है ये क्या करता है, जो फ्रॉग होता है गीली मिट्टी में, यानी कि आप बोल सकते हैं जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे क्या काम करते हैं, जो फ्रॉग होते हैं वो एग होते हैं, या बोल सकते हैं आप उनका जो स्पर्म होता है उसको क्या करते हैं, गीली मिट्टी में डाल देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या कर, जो उनका फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली होता है। मतलब जो फ्रॉग होता है उनके गर्भ में ना होकर कहाँ होता है, बाहर। ठीक है, नमी में होता है। ठीक है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे जितने भी ह्यूमन्स हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं मैमल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके फर्टिलाइजेशन जो होते हैं, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन ममल्स बोल सकते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होते हैं, वॉम में होते हैं, यानी कि गर्भ में होते हैं, या बोल सकते हैं यूट्रस के अंदर जो क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनमें ज़्यादातर जो फिश वगैरह होती हैं और फ्रॉग होता है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस करते हैं, और जितने भी ह्यूमंस या ममल्स होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या होता है कि जो बेबी होता है वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है। तो उस कंडीशन में हाँ, जैसे हम जो फीमेल होती हैं उनके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स, और जो मेल होता है उसके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई। तो आप देख सकते हैं कि जो फीमेल है इसके पास एक्स क्रोमोसोम्स और मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स है और मेल का एक्स है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक्स एक्स बनाते हैं। ठीक है, और एक्स एक्स बनते हैं तो यानी कि गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और जब फीमेल का एक्स और मेल का वाई मर्ज होता है तो वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल चाइल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि बोल सकते हैं गर्ल और यानी कि बॉय। ठीक है, तो इससे डिसाइड होता है डिटर्मिनेशन जो सेक्स का होता है फीमेल और मेल का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यदि फीमेल का एक्स मिलता है, मेल का एक्स मिलता है तो वहाँ से गर्ल चाइल्ड होता है, और फीमेल का एक्स और मेल के वाई से मिलता है तो बॉय चाइल्ड होता है। तो यहाँ से हम डिटरमिनाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। तो जो फोर्स एंड प्रेशर है हमारा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेंशन 3 टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे होते कौन से हैं। अब देखिए मैं पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए आपने बहुत सारे फोर्सेस के नाम सुने हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, कि मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और आपका जो है ग्रेविटेशन फोर्स है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से मतलब इन सब फोर्सेस के अंदर आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स है, अब भी आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स है, यानी कि उसमें आपको कोई चीज़ टच नहीं करनी पड़ रही है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एक फोर्स है जो आपकी बॉडी पे कंटिन्यूसली लग रहा है। तो यानी कि ऐसे फोर्सेस जिसमें आप उसको टच नहीं करा रहे हैं लेकिन फिर भी वो आप उसके ऊपर अट्रैक्ट हैं, जैसे कि अर्थ आप पे कोई फोर्स है लेकिन क्या कर रहे हैं, वो एक फोर्स के थ्रू आपसे अटैच है। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो मैग्नेट होती है वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि उनको टच किए बिना ही वो एक फ़ोर्स लगाते हैं उनके ऊपर। जैसे अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, जो मैग्नेट होती है वो मेटल्स के ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं तो वो आते हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। और कॉन्टैक्ट फोर्स में यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को उठाना है, ठीक है, तो उसमें क्या करूँगी मैं, किसी चीज़ को उठाने के लिए मुझे उस वस्तु को पहले, क्या उस ऑब्जेक्ट को पहले अपने हाथों में लेना पड़ेगा, या मेरे उसको फोर्स लगाना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, धकेलने के लिए, उठाने के लिए। ठीक है, तो ये जिसमें चीज़ों में हम अपने हाथों का या अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट का यूज़ करते हैं तो वो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर हम अपने आप को कहीं से हम जंप करते हैं, किसी भी
ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की साइड फेंकते हैं या कहीं पे भी फेंकते हैं तो जो अर्थ होती है वो उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, तो ये आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो क्लियर हो गई। तो यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे कौन से आ जाएंगे, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोलास्टिक्स फोर्स। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द प्रेशर, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेशर। यानी कि जब जब भी कोई जहाँ पे मान लो कि मैं किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा, मान लो कि ये एक बॉक्स है और मुझे इस पॉइंट पे मैं इसके फोर्स लगा रही हूँ या मैं एक कील गाड़ रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसी पॉइंट को जब फोर्स डाल रही हूँ वही क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर कहलाता है। ऐसा यूनिट इसकी होती है पास्कल, ठीक है, जिसका सिंबल होता है पी। क्लियर है बात यहाँ पे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारा, जब भी कोई यानी कि जो गैसें होती हैं, जो गैसेज होती हैं वो क्या काम करती हैं, हमारे जैसे हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं, आपको पता ही जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है कि, और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है हमारी बॉडी के ऊपर पड़ने लग जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो यही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें जब कोई गैसेस क्या करती है, एक वेट डालती है हमारे ऊपर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का जो वेट होता है वो हमारे ऊपर डलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं द एटमॉस्फेयर अराउंड अस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है, प्रेशर डालता है, यानी कि जो बाहरी दबाव डालता है हमारे ऊपर वही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट चैप्टर लिया है साउंड। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे देखते हैं व्हाट इज़ द साउंड, हाउ इज इट प्रोड्यूस। जो साउंड होता है वो क्या होता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए साउंड जो हमारे कान जो भी आवाज़ होती है उसको सुनकर जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो है, ठीक है, आप बोल सकते हैं प्रिसीव करके ब्रेन हमारा उसको क्या, वो हमारे कानों तक वो चीज़ें पहुँचती हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो साउंड होता है वो एक वाइब्रेशन की फॉर्म होती है। जो साउंड होता है, व्हाट इज़ द साउंड, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, यानी कि जो साउंड होता है वो एक वाइब्रेशन फॉर्म होती है जिसको हमारे कान सुनते हैं। कानों के थ्रू वो जो आवाज़ होती है वो हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है और आप तक मतलब हम फिर उस चीज़ को समझते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। तो साउंड ये होता है। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जो वाइब्रेशन होता है, क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन ही क्या करती है, जो साउंड को प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं वो एक तरह से वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन ही क्या करती है, साउंड का प्रोडक्शन करती है, साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है हमारा स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिक, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है लाउडनेस एंड पिक में क्या डिफरेंसेस होता है। तो जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस जो होती है हम एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। और अगर एम्पलीट्यूड लेस है हमारा तो हमारी जो लाउडनेस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जो लाउडनेस होती है उसको किस में, डेसिबल में, जिसका सिंबल होता है डीबी, ठीक है। डेसिबल में क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, ठीक है, किसको, लाउडनेस को। अब पिक्ट क्या होती है, पिक्ट हमारी क्या होती है, जैसे आवाज़ में एक शार्पनेस होती है, तो यानी कि बोल सकते हैं कि अगर जो हमारी साउंड होती है वो शार्प आती है, यानी कि श्रिंकलेस आती है, तो यानी कि वहाँ पे जो पिक्ड है वो बेटर है। और जो श्रिंक साउंड होती है बोल सकते हैं कि उसकी भारीपन आ जाता है। तो इसीलिए जितनी भी जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स या बोल सकते हैं जितनी भी फीमेल्स होती हैं, उनकी जो पिक्ड वॉइस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। उनकी पिक्ड वॉइस कैसी होती है, ज़्यादा होती है। जो बॉयज़ होते हैं, मेल होते हैं जो, उनकी पिक्ड कैसी होती है, लोअर होती है, ठीक है। उससे क्या होता है,
तो जो गर्ल्स की जो पिक्ड वॉइस ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो गर्ल्स हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत बारीक और बहुत अच्छी आती, क्लियर आती है। जबकि जो मेंस होते हैं उनकी जो पिक्ड वॉइस होती है वो लोअर होती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ के अंदर थोड़ा भारीपन आ जाता है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, ऑडियोबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी सुनने की रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, सुनने की रेंज होती है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट की। डायरेक्ट करंट कौन से होते हैं, ऐसे डायरेक्ट करंट को डीसी करंट भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट कौन से होते हैं आपके, ऐसे करंट जो मतलब डायरेक्ट आते हैं, यानी कि जो सीधा ऐसे फ्लो करते हैं, तो वो होते हैं हमारे डायरेक्ट करंट। जैसे कि आप बोल सकते हैं इन्वर्टर वगैरह होता है, जो बैटरीज वगैरह के जो करंट होते हैं, सेल्स वगैरह के जो करंट होते हैं, वो उनको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसकी वेव फॉर्म में जाते हैं, किस में जाते हैं, वेव फॉर्म में जाते हैं। क्लियर है। और जो इस तरह के करंट होते हैं, जो हम घर में, जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो कौन सा आता है, एसी करंट आता है। क्लियर है बात, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी मैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट। ये क्या होते हैं, तो देखिए आपको पता ही है, टेम्परेरी का मतलब ऐसा जो अपना जो मैग्नेट होती है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देती है, रिमूव कर देती है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी। लेकिन जो परमानेंट होती है, यानी कि वो अपनी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है उनको कभी लूज़ नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो इनके अंदर हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, कि जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है, ठीक है, यानी कि जो आयरन होती है, तो जो उनसे जो बनी होती है तो वो हमारी होती है टेम्परेरी। लेकिन जो परमानेंट होती है वो एक ऑर्डिनरी पीस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो हमारी जो मैग्नेट्स होती हैं परमानेंट और टेम्परेरी, तो इनको हम मतलब करंट के लिए भी वैसे भी इनको हम यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह। लेकिन जो टेम्परेरी होती है उसकी कंपैरिजन में जो परमानेंट होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्लियर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज करंट, यानी कि जो क्या करता है, हाई वोल्टेज जब करंट हमारे घर में सप्लाई होता है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि जो फ्यूज़ होता है, तो जो फ्यूज़ लगाए जाते हैं उनसे क्या करते हैं, जितने भी हाई वोल्टेज करंट होता है तो उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो हाई वोल्टेज करंट आता है तो हम फ्यूज़ के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, फ्लो होने से रोक सकते हैं। तो इसलिए फ्यूज़ का जो हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज करंट को प्रिवेंट्स करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो है लाइट। तो लाइट में हम सबसे पहले जो हमें है स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना है, स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जो स्पेक्ट्रम होता है, जब कोई वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, विबग्योर की फॉर्म में। जब विबग्योर की फॉर्म में जो रेज जो वाइट लाइट होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जो आपकी क्या होती हैं, रियल बनती है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो आपको सीधा स्क्रीन पे दिखती है, बोल सकते हैं कि जो आपको सीधा स्क्रीन पे दिखती हैं, ठीक है, तो वो होती है हम रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज यानी कि जिसको आप अज्यूम करते हैं कि ये पिक्चर बनी है हमारी, ठीक है, तो वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट आप पहले भी काफ़ी बार पढ़ते आ रहे हो 6th-7th में भी, कि जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो आपके होते हैं, यानी कि जो हमें लाइट देते हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, हमारा घर में ट्यूब लाइट वगैरह, मोमबत्ती होती है, लाइट होती है, बल्ब होते हैं, टॉर्च होती हैं, तो सब ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि हमें लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिया, सन होता है, मून होता है, ठीक है, ट्यूब लाइट होती है, क्लियर है, तो कैंडल होती है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है। उसके बाद इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 0.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो व्हाट वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड।
तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये फिक्स होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स होती है। और डायमंड की हमें दे रखी है कितनी है? 0.42। तो ये 0.42, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटा के ऊपर 2 0 बढ़ा लेते हैं, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और हो जाएगा 42। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो है एयर पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जब जैसे आगरा वगैरह में क्या होता है, जो संगमरमर है वो पीला पड़ चुका है एसिड रेन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी जो फैक्ट्री हैं वो ज़्यादा है, गत्ता उद्योग की जो फैक्ट्री है वहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस होती है वो हमारे किस में चली जाती हैं? क्लाउड्स बना देते हैं, जो क्या होते हैं, जब उनका कंडेंसेशन होता है तो वो एसिड रेन की फॉर्म होती है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये क्या होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, यानी कि हार्मफुल गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर को कवर कर देती है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अगर हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब हमारी जो हार्मफुल रेज हैं वो अर्थ के ऊपर आती हैं तो वो बैक बाउंस नहीं हो पाती, वापस नहीं जा पाती, जो हमारे ग्लोब में ही रह जाती है, हमारी अर्थ में रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आपने देखा है पहले के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग कम होती थी तो एटमॉस्फेयर शुद्ध रहता था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है? इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमें जब पानी को पीते हैं तो पानी को पीने से पहले हमें उसको बॉईल करना या किसी को फ़िल्टर करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो जो पानी में जो बैक्टीरिया चले जाते हैं, जो हो जाते हैं, कोई काफ़ी टाइम का पानी रखा हुआ होता है तो बॉईल करने से या फ़िल्टर करने से वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से पानी शुद्ध हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। तो इसलिए हम उसको पीने से पहले फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेथड यूज़ कर लेते हैं। प्योरीफाइंग मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर मेथड कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने सुनाई है बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके फिल्ट्रेशन, तो ये सब मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके बच्चे,